जी अस्सलाम वालेकुम। C56 लेक्चर 43 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर बेसिकली हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स थे जो मैंने आपसे कहा था कि बाद में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अब वो वक्त आ गया। उम्मीद है कि आपने इससे पहले जितने स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हैं वो कवर कर लिए होंगे। अ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो हम दो तीन हमारे लेक्चर्स होंगे ये मिसलिनियस छोटे छोटे टॉपिक्स पे, ये इतने ज़्यादा अहम नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ कवर ज़रूर हम करेंगे इनको, लेकिन आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जो इससे पहले वाले स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर तवज्जो ज़्यादा देनी है। इन स्टैंडर्ड्स को भी कवर करना है या इन टॉपिक्स को भी कवर करना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी असेसमेंट जजमेंट के मुताबिक इतने ज़्यादा अहम नहीं जितने के प्रीवियस टॉपिक्स थे। बहरहाल सिलेबस में है तो क्वेश्चन सेट हो सकता है, इसलिए कवर ज़रूर करना है, छोड़ना नहीं इनको। स्टैंडर्ड जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है पहला स्टैंडर्ड ISAE 3410। ठीक है, 3410। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड पढ़ा ISAE 3400 अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट्स पे। यानी हमने ये स्टडी किया कि एश्योरेंस इंगेजमेंट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ एश्योरेंस इंगेजमेंट ऐसी हैं जो कि ऑडिट है, रिव्यू है। फिर इसके बाद हमने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एश्योरेंस इंगेजमेंट के बारे में स्टडी किया, और हमने स्टैंडर्ड स्टडी किया 3400 था या 3000 था, जो अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट्स के ऊपर था। ये स्टैंडर्ड जो है याद रखिए, ये है 3410। 3410 स्टैंडर्ड कवर करता है एश्योरेंस इंगेजमेंट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट्स। इसमें सबसे अहम चीज जो आपके लिए है, इस स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, वो है ISAE 3410 deal with assurance engagement on greenhouse gas statement and states that engagement must also comply with requirements of ISAE 3000। जो ISAE 3000 है, ये हर, आपको याद होगा मैंने बताया था, हर इंगेजमेंट को कवर करता है, हर एश्योरेंस इंगेजमेंट को कवर करता है अदर देन वो एश्योरेंस इंगेजमेंट्स जो ऑलरेडी किसी स्टैंडर्ड में कवर हो चुकी हैं, जैसे ISAs के अलावा, ISREs के अलावा, इसके अलावा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जो हम एश्योरेंस इंगेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके अलावा बाकी जितनी भी एश्योरेंस इंगेजमेंट्स हैं उन सब पे ISAE 3000 अप्लाई होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एश्योरेंस ऑन ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट जो भी स्टैंडर्ड है, ये इसमें जिस चीज का भी हमें नहीं पता इसके ऊपर किस तरह की एश्योरेंस इंगेजमेंट है, लेकिन ये हमें पता चल गया कि इस स्टैंडर्ड के ऊपर जो 3400 इसके ऊपर 3000 भी अप्लाई होगा। ये असूल जहन में रखिएगा। और असल में जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपने अपने जहन में इसको 3000 की एश्योरेंस एंगेजमेंट रख के ही आपने इसको अटेम्प्ट करना है। इसके ज्यादातर प्रोसीजर, जो ज्यादातर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार है केस स्टडी को, आपको 3000 से ही मिलेगा। इवन पास्ट पेपर में जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी अगर आप 3000 की एश्योरेंस एंगेजमेंट को जहन में रखें तो वो अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन बहरहाल 3400 एक चूंकि स्पेसिफिक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम कोई भी जब कंपनी ऑपरेशंस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, हमारा ऑडिट में या रिव्यू में फोकस होता है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर या उसकी सेल्स के ऊपर, उसके सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस के ऊपर। लेकिन इन सब के साथ साथ तकरीबन हर कंपनी का एनवायरनमेंट के ऊपर भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट हो रहा होता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट ज्यादा है, और जैसे जो कंपनीज ऐसी हैं जो कोयला को इस्तेमाल करती हैं ज्यादा अपने ऑपरेशंस में, और इसके अलावा अदर कंपनीज जिनके ऑपरेशन में कार्बन इमिट होता है। जब कार्बन फजा में जाता है तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, ओजोन लेयर्स भी डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक लॉ बनाया है कि रिक्वायरमेंट है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व है वो अपने ऑपरेशंस का जो एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट है इसको कैलकुलेट करेंगी, और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को भी मेंशन करेंगी, अपने स्टेक होल्डर्स को बताएंगी। जैसे यूके में लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है कि उनके ऑपरेशन से जितने भी कार्बन और दूसरे केमिकल्स एमिट होते हैं जिनका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट है, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डिस्क्लोज करे। और जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अश्योरेंस ऑब्टेन की जाती है, उसी तरह इस स्टेटमेंट के ऊपर, कौन सी स्टेटमेंट जिसमें वो बताते हैं कि कितना कार्बन या दूसरे केमिकल उनके ऑपरेशन से पूरे साल में अमिट हुए, इनके ऊपर अश्योरेंस एंगेजमेंट कंडक्ट करवाए अपने प्रैक्टिशनर से, ऑडिटर से, और उसकी रिपोर्ट भी साथ अटैच करें, ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ जो उसके एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट है वो भी स्टेक होल्डर को पता चल सके। इसीलिए ये जो ISA, जो ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट्स हैं, ये अब फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की जाती है इसके ऊपर, लेकिन इंटरनेशनली ये ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इंक्लूड की जाती हैं। ये ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंपनी के ऑपरेशंस की वजह से कितने केमिकल्स इमिट हुए, वो केमिकल कौन कौन से होंगे, ये डिटेल उन्होंने बताई हुई है।
हमने क्या इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये जितने भी केमिकल्स इमिट हो रहे हैं इनकी जो स्टेटमेंट फॉर्म में इसको इंक्लूड किया है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023 ये क्वांटिटी है उन केमिकल्स की जो कि इमिट हुए हैं हमारे फैक्ट्री से। इसको हमने वेरीफाई करना है एज प्रैक्टिशनर। क्लियर? स्कोप समझ आ गया स्टैंडर्ड का। अब ये चूंकि अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो इस पे 3000 तो अप्लाई होगा ही होगा, उसके साथ साथ इस एंगेजमेंट का अपना स्पेसिफिक स्टैंडर्ड 3410 ये भी अप्लाई होगा। क्लियर हुआ? यानी इस एंगेजमेंट के ऊपर दो स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, 3000 और 3410। ये तो आपको पता ही है कि जितनी भी अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स थी जैसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह उन पे हमने 3000 को भी अप्लाई करवाया था, तो इसमें भी इसी तरह होगा। अच्छा, अब हमें क्या बता रहा है? सबसे पहले अब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट, कि ऐसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। वो दो चीजों का खास तौर पे कह रहा है ध्यान रखिए। ऐसी एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए याद रखिए आपको अकाउंटिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। ऑडिट स्किल की जरूरत है लेकिन ऑडिट स्किल के साथ अकाउंटिंग स्किल्स की नहीं, बल्कि आपको जो ऐसी स्किल्स चाहिए जीएचजी कॉम्पिटेंस, यानी ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए जो कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड है वो आपके पास, आपकी टीम के पास होनी चाहिए। यानी यूं समझ लीजिए हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम मेजर कर सके कि गैस स्टेटमेंट्स जो इंक्लूड की गई हैं उनकी इमिशन कितनी है, उस इमिशन को मेजर कर सके, ये स्किल हमारे पास होनी चाहिए। और ये किसी हद तक कह लीजिए कि इंजीनियरिंग स्किल से मिलती जुलती है, काउंटिंग स्किल नहीं। लेकिन नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट में हमें क्या चाहिए? अकाउंटिंग की स्किल और ऑडिट की स्किल। लेकिन जीएचजी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए चूंकि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और इसमें हम बेसिकली जो कार्बन गैसेस, कार्बन टाइप गैसेस इमिट होती हैं इनकी मेजरमेंट करेंगे, तो हमें ऑडिटिंग स्किल्स के साथ साथ काउंटिंग स्किल्स की नहीं बल्कि एक तरह से इंजीनियरिंग स्किल की जरूरत है। इंजीनियरिंग वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना क्वांटिफिकेशन करनी आनी चाहिए कि इन गैसेस की क्वांटिफिकेशन कैसे होगी। और साथ में कह रहा है अगर आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकते हैं। इसका मतलब है जीएचजी स्टेटमेंट में जब कभी हमें वो प्रोसीजर परफॉर्म करने को कहेगा, हमारे पास एक पॉइंट आ गया क्या कि इसमें हम एक्सपर्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक्सपर्ट को अगर इंक्लूड करेंगे तो जरा बताइए आईएसए 600 सीरीज में हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था? दो हमारी बड़ी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है? एक्सपर्ट को भी इवैल्यूएट करना है और उसके वर्क या एडिक्वेसी को भी इवैल्यूएट करना है। यहां पे भी सिमिलर अप्रोच है। फिर कह रहा है प्रैक्टिशनर्स आर आल्सो डिटरमाइन वेदर प्री कंडीशंस फॉर एंगेजमेंट आर प्रेजेंट। ये प्री कंडीशन का वही कंसेप्ट कि मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी को एक्सेप्ट करे वगैरह वगैरह। और आई शैल एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जिस तरह किसी भी एंगेजमेंट में टर्म्स को एग्री किया जाता है उसी तरह ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट के ऑडिट में भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एग्री किया जाएगा जीएचजी स्टेटमेंट की एश्योरेंस के ऊपर भी। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, जीएचजी गैस स्टेटमेंट को जब हमने वेरीफाई करना होता है ना, ये जीएचजी स्टेटमेंट क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट, जिसमें मैनेजमेंट लिखती है कि हमारी फैक्ट्री से निकलने वाली जो कार्बन एमिशन है ये प्रेस्क्राइब लीगल रिक्वायरमेंट से कम है या उसके बराबर है, उससे एक्सीड नहीं कर रही। मैनेजमेंट ने ये स्टेटमेंट दी होगी, हमने स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। क्लियर? क्योंकि नॉर्मल रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैंने आपको इस स्टेटमेंट की नेचर बता दी। स्टेटमेंट की नेचर आपके जहन में होगी तो रिक्वायरमेंट समझने में आसानी होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस पता चल गया। एक्सेप्ट करने से पहले आपने क्या इंश्योर करना है कि हमारी टीम के पास कौन सी स्किल होनी चाहिए? एश्योरेंस और जीएचजी कॉम्पिटेंस। अगर जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स को भी इंगेज कर सकते हैं। प्लानिंग करनी चाहिए, बिल्कुल प्लानिंग करनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, क्या इस एंगेजमेंट में मटीरियलिटी होगी? मटीरियलिटी कैसे होगी? इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, मटीरियलिटी कैसे डिटरमिन करेंगे? रेगुलेटर सेट करेगा। याद रखिए इसमें प्रॉफिट नहीं है लेकिन क्वांटिफिकेशन जरूर है। तो जब क्वांटिफिकेशन होगी, ठीक है, क्वांटिफिकेशन होगी तो उसकी मटीरियलिटी को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए आप ये कहते हैं कि सर मैंने आज मोटरसाइकिल का 10 लीटर पेट्रोल कंज्यूम किया, ये आपकी स्टेटमेंट है। अब क्या इस स्टेटमेंट को मैं एज ऑडिटर वेरीफाई कर सकता हूं? बिल्कुल वेरीफाई कर, मैं रीजनेबल एश्योरेंस के जरिए से भी वेरीफाई कर सकता हूं, लिमिटेड एश्योरेंस के जरिए से भी। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए ऑडिटिंग की स्किल की जरूरत है क्या? काउंटिंग की स्किल की भी जरूरत है? काउंटिंग की स्किल की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें क्वांटिफिकेशन मेजरमेंट होगी। तो क्या मैं एक मटीरियलिटी लेवल सेट कर लूंगा कि अच्छा ये 10 लीटर उन्होंने कहा है तो इसका मतलब है इसमें तकरीबन कोई 250 मिलीलीटर के करीब ऊंच नीच हो सकती है, तो मैंने अपना 250 मिलीलीटर या 500 मिलीलीटर अपना मटीरियलिटी लेवल सेट कर लिया कि अगर इससे कम का फर्क आता है तो स्टिल मैं कहूंगा इनकी स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर इससे ज्यादा का फर्क आता है तो मैं कहूंगा स्टेटमेंट गलत है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस एंगेजमेंट जीएचजी स्टेटमेंट में भी मटीरियलिटी कैलकुलेट की जाती है। जी लेक्चर 44 है, चलें जी 44 से। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड रिस्क असेसमेंट, क्या इसमें हमें एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है? बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है। उसके ऑपरेशंस कितने हैं, कैसे हैं ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस को समझेंगे तो ही कंजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं ये समझ में आएगी हमें। कह रहा है प्रैक्टिशनर्स शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कंसेप्ट वही है, ऑडिटिंग का कंसेप्ट है ना, तो ऑडिटिंग के लिए तो रेलेवेंट स्किल्स वही है जो हमने ऑडिट की सीखी है।
इफ एंटिटी हैज इंटरनल राइट फंक्शन प्रैक्टिशनर कैन आल्सो यूज इट्स वर्क, इंटरनल राइट के वर्क को भी यूज किया जा सकता है, उसने भी कोई ना कोई वर्किंग की होगी ना, वो तो डेली बेसिस पे मौजूद होता है, हर रोज का रिकॉर्ड रख रहा होगा, जितनी प्रोडक्शन हुई, इतनी कंजम्पशन हुई, इतनी जो है इनपुट था, गैसेस कंजम्पशन या इमिशन इतनी थी। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट्स में राइज बिकॉज ऑफ फाइलिंग, लाइक्लीहुड ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इन जीएचजी स्टेटमेंट। क्या ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट में मैनेजमेंट इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट कर सकती है? किस वजह से कर सकती है? क्योंकि रेगुलेटर्स ने उनको कोई लिमिट्स बताई होगी कि आप मैक्सिमम इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, गैस मिशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने हो सकता है ज्यादा मिशन की हो और वो जानबूझ के उसको कम कर दें, तो ये एक तरह, वरना लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ये एक तरह से लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन भी होगी। ठीक है, तो एंड पे आप देखेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में हमने ओपिनियन तो मॉडिफाई कर ही देना है, क्या हमें रेगुलेटर्स को भी कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये डिस्कशन भी उसने एक पैराग्राफ में की है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक का रेगुलेटरी चेंजेस लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती हैं। नेचर ऑफ क्वांटिफिकेशन मेथड, क्वांटिफिकेशन किस तरीके से करें, डिफरेंट गैसेस की मेजरमेंट हो सकता है डिफरेंट हो। वेदर देयर आर सिग्निफिकेंट इमिशन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हुआ जो कि रूटीन से हटके है, जैसे खुदा ना खास्ता कोई धमाका हो गया हो जिसकी वजह से जो नॉर्मली इमिशन होती है वो नहीं बल्कि उससे ज्यादा इमिशन हुई हो, उसकी एस्टिमेशन कैसे की जाएगी, फिर कितना कार्बन इमिट हुआ। द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन क्वांटिफिकेशन ऑफ इमिशंस, क्वांटिफिकेशन करने में कितनी सब्जेक्टिविटी, अंदाजा कितना लगाया जाता है। देखिए कुछ टूल्स तो जरूर होंगे मेजरमेंट के लिए, लेकिन टूल्स के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव मेजरमेंट भी होगी। हाउ द एंटिटी मेक सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड द डाटा ऑन विच दे आर बेस्ड, एज सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स किस तरीके से किए जाते हैं। फर्दर प्रोसीजर्स, प्रैक्टिशनर शैल परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल इफ ही इंटेंड्स टू रिलाई ऑन देम, क्या इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया जाए? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना है, इंटरनल आर्ट डिपार्टमेंट भी अगर मौजूद है तो कंट्रोल्स तो कुछ बिल्ड किए होंगे ऑर्गेनाइजेशन ने मेजरमेंट के लिए, उन कंट्रोल्स को टेस्ट कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या हो सकते हैं कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, उस एनर्जी के कितने यूनिट्स अगर कंज्यूम हो कार्बन कितना मिट होता है, इस तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए जा सकते हैं। टोटल कितने यूनिट्स कंज्यूम है, एनर्जी कितना कंज्यूम हुई, उस एनर्जी के बदले में कार्बन कितना मिट हुआ। अदर प्रोसीजर में आल्सो भी परफॉर्म, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग एस्टिमेट, अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एस्टिमेट की उसने बात की, ये मेजरमेंट में क्वांटिफिकेशन में एस्टिमेशन याद रखें लाजमी हिस्सा होती है। वो ये ऐसे नहीं है कि यूनिट्स हैं कोई फिजिकल इन्वेंट्री की और हमने गिन लिए, बल्कि इवन ये तो गैस की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं ना, अगर लिक्विड की मेजरमेंट करनी हो ना उसमें भी एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हमारा एक क्लाइंट था, उसकी स्टॉक ऑयल कंपनी थी, उन्होंने अपना स्टॉक एक बड़े बड़े जो समझ लीजिए कि बड़े बड़े ड्रम होते थे, उनमें बड़ी बड़ी टैंकी होती, उनमें अपना स्टोर किया होता था। अब हम क्या करते थे, हम मेजरमेंट लेते थे, उनका एक तरीकाकार होता था कि मेजरमेंट लिया, उसे उस टैंक की जिसमें पेट्रोल था उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसको मेजर करके मल्टीप्लाई करते थे, इससे अंदाजा होता था कि उसमें कितना पेट्रोल पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे बताइए क्या ये भी एग्जैक्ट क्वांटिटी होती थी? एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती थी, इसमें भी कुछ ना कुछ एस्टिमेशन होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एग्जैक्टली जो लेंथ और विड्थ और हाइट है वो मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता था समटाइम। तो यहां पे जहां पे लिक्विड की मेजरमेंट करते हुए एस्टिमेशन इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या गैस की मेजरमेंट में एस्टिमेशन इन्वॉल्व नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसीलिए इस एंगेजमेंट में एस्टिमेशन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। फिर कह रहा है साइट विजिट में भी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड टू परफॉर्म प्रोसीजर। ये हमारे हाथ एक दूसरा ऐसा प्रोसीजर आ गया जो तकरीबन हर जीआईजी स्टेटमेंट में हम इंक्लूड कर सकते हैं। पहला प्रोसीजर क्या था इससे पहले क्या प्रोसीजर था जो भी बताया था, लाजमी परफॉर्म करेंगे, हमारे पास आ गया एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट जीआईजी स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स में आएगा अगर एग्जाम में पूछे। फिर इसके बाद टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये प्रोसीजर लाजमी आएगा। फिर इसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स ये आएगा, और साइट विजिट ये लाजमी इंक्लूड करना है आपने। ये 4-5 प्रोसीजर इस स्टैंडर्ड में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो ये होगा, आपको कोई ना कोई जीएचजी स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा इसको वेरिफिकेशन के प्रोसीजर बताइए, आपने उसकी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर लिखने होंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें चाहिए। और इसी तरीके की टेस्टिंग हमने 3000 में भी सीखी थी ना, इसी तरीके की वेरिफिकेशन, उसमें भी मैंने आपको यही अप्रोच बताई थी। इसलिए ये कहा था कि ये जो 3400 है इसको अगर आप 3000 के मुताबिक भी सॉल्व कर लेते हैं इंशाल्लाह आपकी केस स्टडी सॉल्व हो जाएगी। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर प्रैक्टिशनर, एक तो है एक्सपर्ट, यह है अदर प्रैक्टिशनर। क्या कि दूसरे प्रैक्टिशनर के वर्क को भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस पे कंसेप्ट वैसे ही अप्लाई होंगे जैसा 600 सीरीज के थे, यानी हमने उसके वर्क की एडिक्वेसी को भी वैल्यूएट करना होगा जो दूसरा प्रैक्टिशनर होगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करनी है जो आप सूटेबल समझते हो कि मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट्स अप्लाई किए हैं वो इसमें रीजनेबल है।
Subsequent event. Practitioner shall consider whether subsequent events are appropriately reflected in GIG statements in accordance with applicable criteria. अगर जो क्राइटेरिया जिसके मुताबिक GIG स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई हैं, इनमें कोई सबसीक्वेंट इवेंट है, जैसे ईयर एंड के बाद कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो गया हो जिसकी वजह से कार्बन हैवी इमिट हो गई है, उसका डिस्क्लोजर में भी आना उस स्टेटमेंट के अंदर, तो उसका इफेक्ट भी देखेंगे। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, इस साल के जितने कार्बन इमिट हुई है इसके साथ सम टाइम प्रीवियस ईयर जितना कार्बन इमिट हुआ था उसका डिस्क्लोजर भी हो सकता है रिक्वायर्ड हो, वो भी हम देखेंगे। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, उसको मैच करेंगे, किसके साथ मैच करेंगे, पिछले साल की जीआईजी स्टेटमेंट की एश्योरेंस रिपोर्ट के साथ। अदर इंफॉर्मेशन, क्या जीआईजी स्टेटमेंट के साथ अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो सकती है? ये हमारे रूटीन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते थे कंसेप्ट है, इनकी एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में थी। अदर इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट हो, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का हो, सब्सिक्वेंट इवेंट का हो, रिटन रिप्रेजेंटेशन का हो, अगर ऑडिटर जरूरी समझता है तो वो रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट का इफेक्ट भी काउंट फॉर करेगा। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी अगर ओपिनियन एक्सप्रेस करें, रीजनेबल एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करें, उनका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है। तो जीआईजी स्टेटमेंट का भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो सकता है, हो सकता है। कौन करेगा? रेगुलेटर तो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले। यहां पे चूंकि रीजनेबल एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस दोनों एश्योरेंस प्रोवाइड की जा सकती है, तो एश्योरेंस रिपोर्ट साइन होने से पहले क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेगा क्या चीजें चेक करेगा? क्या हर प्रोसीजर को चेक करेगा या सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को देखेगा एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और जो ओपिनियन दिया जा रहा है कंक्लूजन वो एविडेंस के मुताबिक है कि नहीं। यही रूल हमारा ऑडिट एंगेजमेंट में भी है और यही रूल यहां पे जीआईजी स्टेटमेंट की एश्योरेंस पे भी है। इफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर शैल परफॉर्म एन ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड बाय एंगेजमेंट टीम एंड कंक्लूजन रीच्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ एश्योरेंस रिपोर्ट। फॉर्मिंग द एश्योरेंस कंक्लूजन, जब आप कंक्लूजन देंगे तो कितनी तरह की एश्योरेंस हो सकती है? दो तरह की, रीजनेबल एश्योरेंस भी, लिमिटेड एश्योरेंस भी। जीआईजी स्टेटमेंट में कितनी तरह की एश्योरेंस हो सकती है? रीजनेबल भी और लिमिटेड भी। कैसे पता चलेगा हमने कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है? लीगल, अगर ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ कंट्री में, यूके में रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो लॉ ने बताया होगा कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है या के लिमिटेड एश्योरेंस। वरना अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है तो मैनेजमेंट के साथ एग्री किया जाएगा, सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक ऑडिटर देखेगा कि कौन सी एश्योरेंस होनी चाहिए। एश्योरेंस रिपोर्ट कंटेंट्स क्या है? टाइटल, अब आपने देखना है कौन से वाले एलिमेंट्स रूटीन के हैं और कौन से स्पेसिफिकली इस एंगेजमेंट से रिलेट करते हैं। टाइटल रूटीन का एलिमेंट, एड्रेसी रूटीन का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाँ ये अहम है, ठीक है, कि रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड करनी है यहाँ के लिमिटेड। ये क्यों अहम है? क्योंकि जीआईजी स्टेटमेंट में रीजनेबल एश्योरेंस भी ऑब्टेन की जा सकती है, लिमिटेड एश्योरेंस भी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीआईजी स्टेटमेंट इंक्लूडिंग पीरियड इट कवर्स, कि जीआईजी स्टेटमेंट की आइडेंटिफिकेशन ये कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, उस स्टेटमेंट को नहीं लिखा जाएगा यहां पे एज इट इज, बल्कि रेफर किया जाएगा कि जो पेज नंबर 56 के ऊपर मैनेजमेंट ने स्टेटमेंट दी है हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। इंक्लूडिंग द पीरियड इट कवर, उसका पीरियड कौन सा होगा? जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही रूल होता था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इट इज बोर्ड में फिट नहीं होती थी, बल्कि रेफर किया जाता था कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फॉर द पीरियड एंड दिस, उसके ऊपर एश्योरेंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आल्सो एक्सक्लूडेड इंफॉर्मेशन इन जीआईजी स्टेटमेंट इफ एनी। एक्सक्लूडेड इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए जीआईजी स्टेटमेंट में मैंने बताया, जैसे कार्बन की तो मैंने एक एग्जांपल दी ना, कार्बन के अलावा भी बहुत से केमिकल्स ऐसे हैं जिनका एनवायरमेंट में नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, वो इमिट होते हैं। तो मैनेजमेंट ने अगर फर्ज कीजिए 10 तरह के केमिकल्स लिख दिए हैं और हमें उनमें से सिर्फ 6 के ऊपर एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, सिर्फ रेगुलेटर ने कहा है 6 चीजें चेक करो कि ये विद इन प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी है कि नहीं, तो बाकी की 4 चीजों को तो हमने चेक नहीं करना, तो उनको क्या करना चाहिए? एक्सक्लूड कर देना चाहिए। यहां पे उनकी बात कर रहा है कि एक्सक्लूडेड इंफॉर्मेशन जो जीआईजी स्टेटमेंट में हमने वेरिफिकेशन से एक्सक्लूड कर दिया है उसको मेंशन कर देंगे। आपको याद है इस तरह का कंसेप्ट हमने ऑडिट एंगेजमेंट में भी स्टडी किया था। क्या था? सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है मैनेजमेंट ने इंक्लूड कर दिया, क्या उसको हमें वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हमने पढ़ा था कि अगर तो सेपरेटली वो उसको क्लियरली सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो वो हमारे एश्योरेंस एंगेजमेंट में कवर होगी, वरना उसको अलग करना है और रिपोर्ट के अंदर लिख देना है कि ये इंफॉर्मेशन हमने वेरीफाई नहीं की। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करवा रहा है कि अगर जीआईजी स्टेटमेंट में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे केमिकल्स है जिनको आपने एक्सक्लूड किया है, उनको यहां पे लिख देंगे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्वांटिफिकेशन करना, स्टेटमेंट मेंशन करना, उस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो कंट्रोल्स बनाए गए होंगे वो कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट की। तो प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस पर रीजनेबल एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करना,
ठीक है। फिर स्टेटमेंट दैट जीएचजी क्वांटिफिकेशन इज सब्जेक्ट टू इनहेरेंट अनसर्टेनिटी। क्यों जीएचजी, वैसे तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की निस्बत ये जो अदर इंफॉर्मेशन होती हैं, ये जो अदर हम फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं, इनमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। याद है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट में भी हमने ये कंसेप्ट स्टडी किया था कि उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। हमने 3000 में भी एक बाकायदा पैराग्राफ होता था जिसमें ये क्लियरली मेंशन होता था कि इसमें जो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है इन एंगेजमेंट्स में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के मुताबिक मेजरमेंट की गई है जीएचजी स्टेटमेंट की। प्रैक्टिशनर रिस्पांसिबिलिटी, स्टेटमेंट दैट फर्म कंप्लाइज आईएसक्यूसी, ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है। एंड इंडिपेंडेंस एंड अदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना लाजमी है? लाजमी है पक्का। जीएचजी स्टेटमेंट्स पे एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स लाजमी है? दुनिया के हर एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए याद रखें इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना लाजमी है। दुनिया की हर एंगेजमेंट के लिए एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना लाजमी है। दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना लाजमी है। ठीक है। क्या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करना लाजमी है? आज से पहले तक इसका जवाब था नहीं, लेकिन ISRS 4400 आने के बाद इसका आंसर चेंज हो गया। जो रिवाइज्ड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है इनमें वो एक जगह पे कहता है कि इसके लिए हो सकता है इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड हो। हालांकि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन इसके लिए हो सकता है, लाजमी नहीं कह रहा, हो सकता है कि इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड हो। ये रिवीजन में लिखा हुआ उसने, जो हम कल पढ़ेंगे। प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन? वो कंक्लूजन क्या हो सकता है? यहां रीजनेबल एश्योरेंस पे बेस कर रहा होगा या लिमिटेड एश्योरेंस पे बेस कर रहा होगा, जो भी कंक्लूजन है आप उसको मेंशन कीजिए। और अगर इसमें कोई मिस स्टेटमेंट है, मॉडिफिकेशन है, तो आपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ भी इंक्लूड करना है, बेसिस फॉर मॉडिफाइड कंक्लूजन पैराग्राफ। ठीक है। जीएचजी स्टेटमेंट हो सकता है गलत, क्लाइंट ने गलत की हो ना, असल में एमिशन ज्यादा हो, क्लाइंट ने कम की है, तो क्या मिस स्टेटमेंट नहीं होगी? ओपिनियन कंक्लूजन मॉडिफाइड नहीं होगा? उसकी रीजनिंग बतानी चाहिए, वो भी बताएंगे। क्लियर ये एलिमेंट्स? सिग्नेचर, डेट, लोकेशन, रूटीन क्या है। फिर कह रहे हैं इफ नेसेसरी प्रैक्टिशनर में आल्सो इंक्लूड एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। यानी जिस तरह नॉर्मल हमारी एश्योरेंस रिपोर्ट में एमसीज मैटर अदर मैटर पैराग्राफ आ सकता है, उसी तरह जीएचजी स्टेटमेंट की रिपोर्ट में भी एमसीज मैटर अदर मैटर पैराग्राफ आ सकता है। क्या रिव्यू एंगेजमेंट में एमसीज मैटर अदर मैटर पैराग्राफ आता था? रिव्यू एंगेजमेंट की रिपोर्ट में एमसीज मैटर अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न हो तो रिव्यू एंगेजमेंट कौन सा पैराग्राफ ऐड करते हैं? एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ। और अगर ऑडिट एंगेजमेंट हो तो खुदा का खौफ करें, अदर मैटर पैराग्राफ, हाँ गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ, शाबाश। ऑडिट एंगेजमेंट में अगर की ऑडिट मैटर हो, किस पैराग्राफ में इंक्लूड करेंगे? ऑडिट एंगेजमेंट में अगर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ हो, की ऑडिट मैटर कोई आ जाए, किस पैराग्राफ में इंक्लूड करें? की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में। और अगर रिव्यू एंगेजमेंट में कोई की ऑडिट मैटर आ जाए, किस पैराग्राफ में? अदर मैटर में नहीं, एमसी मैटर में भी नहीं। रिव्यू एंगेजमेंट में तो की ऑडिट मैटर होता ही नहीं है। की ऑडिट मैटर तो होता ही ऑडिट एंगेजमेंट में है, नाम में लिखा हुआ है, पहले भी समझाया था। चलिए ये एलिमेंट्स क्लियर हो गए। फिर अदर कम्युनिकेशन रिक्वायर, अच्छा ये भी अहम कंसेप्ट है, ये भी अहम कंसेप्ट है। अदर पूरे स्टैंडर्ड में जो मुझे पर्सनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है ना कि अहम चीज एक है कि आपको वो कोई स्टेटमेंट दे सकता है, कोई भी जीएचजी स्टेटमेंट, और आपसे कह सकता है कि इसकी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर बताओ। और दूसरा क्वेश्चन ये अदर कम्युनिकेशन, प्रैक्टिशनर shall determine whether he has responsibility to communicate to another party outside the entity। क्या आउटसाइड द एंटिटी भी किसी को कम्युनिकेट करना उसके लिए रिक्वायर्ड हो सकता है प्रैक्टिशनर के लिए? यस। कह रहा है अगर कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल है, ये दो चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करें। आइडेंटिफाइड आर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, या सस्पेक्टेड फ्रॉड है। अगर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है, क्या पॉसिबल है कि गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना होगा? रेगुलेटरी अथॉरिटी को, यस। तो जब कभी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हो तो आपने केस स्टडी में जरूर लिखना है, हम वैल्यूएट करेंगे क्या हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि रेगुलेटर को कम्युनिकेट करें ये इमिशन, और अगर है तो फिर हम कम्युनिकेट करेंगे उनको। क्लियर? चलिए तो मुझे बताइए ये ग्रीन, अच्छा ICAP ने जो अपना स्टडी टेक्स्ट है उसमें इसको एक्सप्लेन किया हुआ, डिटेल इसकी बताई हुई है, जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड की ही रिप्रोडक्शन है काफी हद तक। मेरी असेसमेंट के मुताबिक वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
अहम नहीं है। ठीक है, सबसे अहम चीज आपको किस लिए तैयार होना है कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट वो रख देगा आपके सामने और आपने उसके प्रोसीजर बताने होंगे। इसमें कौन कौन से प्रोसीजर मैंने आपको हिंट दिया है कि तकरीबन हर एंगेजमेंट में आएंगे, वो कौन कौन से हैं? एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, साइट विजिट, ठीक है, वर्क ऑफ एक्सपर्ट हो गया। ये 4-5 प्रोसीजर आपने पक्के रखने अपने पास। क्लियर? ये था हमारा कंसेप्ट्स जीएचजी स्टेटमेंट के। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ठीक है, पास कीजिएगा थोड़ी देर के लिए जी। ये क्वेश्चन अब आपके सामने है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ भी है, थोड़ा सा, लेकिन वो एंड में डिस्कस करेंगे। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, आई कैप का जो स्टडी सपोर्ट मटेरियल है CFAP 6 के लिए, उसमें भी ये बेसिकली वो बुक आपके सामने है। कह रहा है Dow Limited, a listed company, has approached your firm to provide a limited assurance on sustainability report of company. Sustainability report बेसिकली इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग को ही कहा जाता है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल, कि एनवायरमेंट को हमने ऐसे प्रिजर्व रखना है कि ये सस्टेनेबल रहे। ऐसा ना हो कि एनवायरमेंट पे ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट हम डाल लें कि 500-600 साल बाद जमीन रहने के काबिल ही ना रहे। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का कंसेप्ट ये है ऑफ द कंपनी एंड प्रेजेंटली यू आर वेरीफाइंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कार्बन इमिशंस। अब देखें एश्योरेंस कौन सी प्रोवाइड की जा रही है? लिमिटेड एश्योरेंस। अब ये है स्टेटमेंट, आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट है। कार्बन इमिशंस वर विद इन द लिमिट्स अलाउड बाय रेगुलेटर्स। बताइए क्या जीएचजी स्टेटमेंट है? अब आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के अंदाजा हो गया कि एश्योरेंस किस तरह की है। ठीक है, रिक्वायर्ड डिटरमिन हाउ यू वुड वेरीफाई द अबव क्लेम। अच्छा, आपका जो असल टारगेट है ना, 2 प्रोसीजर तो आपको ये स्टेटमेंट से सामने आ जाएंगे। कुछ भी ना करें, कम से कम 2 प्रोसीजर तो आप लिख ही सकते हैं। उसने कहा कार्बन इमिशंस वर विद इन लिमिट्स अलाउड बाय द रेगुलेटर। आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? लिमिट्स अलाउड बाय द रेगुलेटर, इसको जानना है कि ये कितनी है। ये कैसे पता चलेगा रेगुलेटर की लिमिट्स कितनी है? रेगुलेटर की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रीड कर लेंगे, रेगुलेशंस जो है उनको लीड, और वो रेगुलेशंस अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि चेंज इकोनॉमिक कंडीशन या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती है, और अगर वो चेंज होती है इस सूरत में रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट बढ़ जाएगा। तो हमने अपडेटेड जो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हासिल करके उसको रीड करना है। करेक्ट। दूसरा काम हमने क्या करना है? कार्बन इमिशंस जो कंपनी की फैक्ट्री से इमिट हो रही है उनको क्वांटिफाई करना है, उनको कैलकुलेट करना है। मैनेजमेंट ने कैलकुलेशन की होगी, उसको कंफर्म करना है कि कैलकुलेशन रीजनेबल है कि नहीं, और फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अगर जो एस्टिमेटेड इमिशन है वो अलाउड लिमिट से नीचे हुई, इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट ठीक है, और अगर वो ज्यादा हुई स्टेटमेंट गलत है। डिटरमिन हाउ यू वुड वेरीफाई द अबव क्लेम। आप बताइए, आगे चलने से पहले, डिस्कशन करने से पहले कैसे प्रोसीजर बताते जाए। क्या करेंगे? एक्सपर्ट को एंगेज कर लेंगे, ठीक है, एक प्रोसीजर हो गया। और मैनेजमेंट का इंटरनल रिकॉर्ड चेक करेंगे, उनसे इंक्वायर करेंगे उनके क्या कंट्रोल्स हैं, उनके वर्किंग पेपर्स क्या हैं। 2 प्रोसीजर हो गए। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, कैसे? जो प्रोडक्शन आउटपुट है उसको कंजम्पशन के साथ कंपेयर करेंगे। 3 प्रोसीजर हो गए, शाबाश। साइट विजिट करेंगे। साइट विजिट में क्या चेक करेंगे कि मिशन क्या है, बिल्कुल ऑनगोइंग मिशन क्या है, प्रोडक्शन लेवल क्या है ऑनगोइंग करंटली, और उस लिहाज से मिशन क्या है। शाबाश। और 4 प्रोसीजर हो गए। जो पहले इंटरनल ऑडिटर्स की अगर कोई रिपोर्ट है उसको इंस्पेक्ट कर लेंगे, शाबाश। तो जरा देखते हैं इसमें क्या करना है। उसने जो कमेंट किया है वो ये कि इस एंगेजमेंट में स्टूडेंट जब कभी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कोई नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एंगेजमेंट आती है ना, हमेशा उसका कॉमन पॉइंट एक ये होता है कि स्टूडेंट्स एक्सपर्ट को एंगेज करने में बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं जरूर, हमें क्या जीएचजी स्टेटमेंट में एक्सपर्ट को एंगेज करने की इजाजत मिली हुई है? बिल्कुल मिली हुई है, एंगेज कर सकते हैं, लेकिन इसको ओवर एम्फसाइज नहीं करना। और एक और प्रोसीजर मुझे याद आ गया, अभी आपने पढ़ा है, रिटन रिप्रेजेंटेशन का। मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन भी तो ऑब्टेन कर सकते हैं कि मेजरमेंट जो है इसमें जितने एस्टिमेट्स यूज किए गए हैं वो रीजनेबल है। कह रहा स्टेप्स क्या होंगे? इंस्पेक्शन ऑफ रेलिवेंट गाइडलाइंस एंड बेंचमार्क्स रिलेटेड टू कार्बन इमिशन एज मे बी अलाउड एज स्पेसिफाइड बाय, ये कह रहा है रेगुलेटर्स की लिमिट को चेक कर लो, ठीक है, गाइडलाइंस बेंचमार्क जो रेगुलेटर ने अलाउ किया। फिर रिव्यू द कंपनीज प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग एनालाइजिंग एग्रीगेटिंग डाटा ऑन द कार्बन। ये कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कह रहा है, चेक कर लो कि कंपनी कार्बन इमिशन से रिलेटेड रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर रही है, कैसे मेजर कर रही है। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा है, लेकिन उसने स्पेसिफाई कर दिया इंगेजमेंट के लिहाज से, ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड ने हमें सिखाया उसने जनरल बातें की थी, यहां पे उसी प्रोसीजर को वो स्पेसिफिकली केस से रिलेट करके एक्सप्लेन कर रहा है। और क्या करना है? असेस द यूज ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट की बात कर ली हमने। फिर इंटरव्यू मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज ऑफ रेलिवेंट डिपार्टमेंट,
इनसे इंटरव्यू करके क्या पता चलाएंगे हम? कंट्रोल्स के बारे में क्या कोई ड्यूरिंग द ईयर सिग्निफिकेंट इवेंट तो नहीं ऐसा हुआ जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इमिशन हुई हो? बस का ऐसा होता है ना प्लांट में, आपको पता है डिस्ट्रक्शन हो सकती है। कंपेयर द वीकली एंड मंथली ईयरली कार्बन इमिशन रिपोर्ट एंड एनालाइज एंड डिस्कस द वेरिएशंस, रीजन फॉर मेजर वेरिएशंस इफ एनी। ठीक है, आप अच्छा मुझे ये बताइए, ये क्लियर हो गया? मंथली बेसिस के ऊपर आपने रिपोर्ट्स जनरेट करनी है और उसे एक दूसरे के साथ भी, कंजम्पशन को भी और प्रोडक्शन के साथ भी रिलेट करके कंपेयर करना है। ये एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, यहां पे इंटरनल कंट्रोल्स एक्सपर्ट को एंगेज कर रहा है। आपने नोट किया कि जो प्रोसीजर हमने पढ़े हैं उन्हीं को यूज कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू केस। तो इसी तरह की अगर वो कोई और ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट दे दे, कर लेंगे। अच्छा, एक दो बातें और ध्यान में रखिएगा, वो आईकैप ने अभी तक टेस्ट नहीं की, एक और इंटरनेशनल बॉडी के क्वेश्चन में देख रहा था उसमें उसने टेस्ट किए हैं। एक तो ये कि एमसीसो मैटर, अगर वो हमें कुछ इस तरह की बात कर दे कि एक एस्टिमेट ऐसा है मेजरमेंट में जो फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर पूछे रिपोर्ट में इंपैक्ट क्या होगा, तो बता देंगे लफ्ज फंडामेंटल से हमें क्या पता चला? एमसीसो मैटर। तो हम जीआईजी स्टेटमेंट की एश्योरेंस रिपोर्ट में एमसीसो मैटर पैराग्राफ भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक्सपेक्टेड है रिपोर्ट के बारे में, प्रोसीजर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एश्योरेंस कितनी टाइप्स की दे सकते हैं, प्लस उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आ सकते हैं हमारी एश्योरेंस रिपोर्ट में। ठीक है, एश्योरेंस भी आएगी, अगर एश्योरेंस मॉडिफाइड कंक्लूजन दिया गया उसकी मॉडिफिकेशन को भी एक्सप्लेन करना है, एमसीसो मैटर पैराग्राफ भी इंक्लूड हो सकता है। और अगर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हो तो रेगुलेटर्स को भी कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। लास्ट में कंसेंट पड़ा था, क्लियर? ये है हमारा स्टैंडर्ड, जो कि मेरे ख्याल में देखें पास्ट पेपर में दे भी उसने इसी तरीके से टेस्टिंग किया और मेरी भी असेसमेंट इसी तरीके से टेस्टिंग करेगा। स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा आपको इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं। कुछ समझ आ गया जीएसटी स्टेटमेंट के बारे में? चलिए नेक्स्ट अब हम टॉपिक स्टडी करेंगे आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क एंड कंट्रोल। क्या टॉपिक स्टडी करेंगे नेक्स्ट? आईसीटी, रिस्क एंड कंट्रोल। आईसीटी से क्या बनता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो थोड़ी 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी पॉज कीजिएगा जी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, आईसीटी, रिस्क एंड कंट्रोल। आईसीटी है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या ऑर्गेनाइजेशंस अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं? बिल्कुल करती हैं। क्या ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर में इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है? बिल्कुल करता है। इन शॉर्ट यूं कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन जब अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आईटी को यूज करेगी वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाएगा। अगर ऑडिटर यही काम करेगा तो वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय ऑडिटर कहलाएगा। हमें सिखा क्या रहा है? कुछ बेसिक टर्म सिखाएगा आईसीटी के बारे से, क्योंकि ये इसको यूं समझ लीजिए आईसीटी को कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। क्या ऑर्गेनाइजेशन जब अपने ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करेगी, क्या रिस्क फेस करने पड़ेंगे इसको, और उसके कंट्रोल्स क्या हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट टूल्स को अपने ऑडिट में यूज कर सकता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल है बिग डाटा एनालिसिस। जब क्योंकि अब डाटा जो है जैसे जैसे आईटी डेवलप हो रही है, डाटा की एक्सटेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब एनालिसिस करने के लिए आईटीज के पास बहुत ज्यादा डाटा है, जो कि बात ह्यूमनली इम्पॉसिबल होता है कि उस सारे डाटा को हम रीड करें और उसमें से अपना एविडेंस एक्सट्रैक्ट करें। इसके लिए फिर हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना पड़ती है। इस टॉपिक में हमें वो ये सिखा रहा है कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प किन तरीकों से ले सकता है। पहले बताएगा मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट आईटी को कैसे यूज करें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को, उसमें क्या रिस्क है, उसके क्या कंट्रोल्स है, और फिर एंड पे बताएगा ऑडिटर कैसे इसको यूज कर रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को। बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स के बाद कुछ साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा डाटा आईटी पे कन्वर्ट हो रहा है उसको सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो हैक हो सकता है, वो डिलीट हो सकता है, वायरस इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। वो हमें साइबर सिक्योरिटी में यही बताएगा कि कितनी तरह के इश्यूज आ सकते हैं और हम उनसे बच कैसे सकते हैं एज ऑर्गेनाइजेशन, एज मैनेजमेंट। फिर इसके बाद यूज ऑफ आईसीटी बाय ऑडिटर की बात कर रहा है। ये दोनों कंसेप्ट जो है ये ऑडिटर से रिलेट कर रहे हैं और ये कंसेप्ट मैनेजमेंट से रिलेट कर रहा है। ये कुछ बेसिक टर्म्स का इंट्रोडक्शन है, आपको समझा रहा है, जो कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में यूज होनी है। सबसे पहले बेसिक टर्म, बिग डाटा किसे कहते हैं? कहता है बिग डाटा का मतलब है एक्सट्रीमली लार्ज डाटा सेट्स दैट कैन बी एनालाइज्ड कंप्यूटेशनली टू रिवील पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड एसोसिएशन। देखिए, अगर आपके सामने अब
ट्रांजैक्शन हजारों लाखों की तादाद में आजकल रिकॉर्ड हो रही होती है। जैसे अगर आप किसी बैंक ऑडिट करने के लिए जाएं तो आपको उस एक दिन में उस बैंक की हजारों लाखों ट्रांजैक्शन हो सकता है सामने नजर आए, ठीक है, विड्रॉल की, डिपॉजिट्स की। इन हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस में अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है किसी सेट पैटर्न के साथ, जैसे हर 150वीं एंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे हर 225वीं एंट्री राउंड ऑफ की गई है, क्या इस तरह का अगर ट्रेंड या पैटर्न इन ट्रांजैक्शंस में है, जो कि एक बहुत बड़ा डाटा है, लाखों ट्रांजैक्शंस हैं, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पैटर्न को? आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो इन पैटर्न को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बिग डाटा एनालिसिस इसी चीज का नाम है कि वो पैटर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और कुछ दूसरे टूल्स की मदद से इस तरह के जितने मर्जी कम्प्लेक्स डाटा आपके सामने आ जाए, आप उसमें जो हिडन पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह है बिग डाटा। बिग डाटा का मतलब क्या है? लार्ज वॉल्यूम, वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें से पैटर्न को, हिडन पैटर्न को हमने कैसे सर्च करना। डाटा एनालिटिक्स, डाटा देखिए बिग डाटा है डाटा का मौजूद होना आपके सामने, बहुत ज्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। डाटा एनालिटिक्स क्या है? उस डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डाटा, जो आपको ऊपर मिल चुका है बिग डाटा की शक्ल में। रॉ डाटा टू मेक कंक्लूजन अबाउट दैट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के बारे में कि उसमें कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तो नहीं है, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जिसमें फ्रॉडुलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो। The insight gained from data analytics can directly influence strategic decisions in business and other organization. ये डाटा एनालिटिक्स ऑडिटर भी कर सकता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे एक बिजनेस है उसके सामने लाखों की सेल्स आई है, ठीक है, अमेज़न कंपनी में आप बैठे हैं, आपने सेल्स का डाटा एनालाइज कर रहे हैं, लाखों ट्रांजैक्शंस है, लेकिन आप उसका फर्दर डिटेल में एनालिसिस करना चाहेंगे कि लोग किस वक्त में ज्यादा ट्रांजैक्शन, ज्यादा सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, किस रीजन से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, ज्यादा सबसे ज्यादा आइटम कौन सी ऐसी है जो सेल हो रही है। ये सारा काम, सारा एनालिसिस अगर आप मैनुअली करना चाहें नहीं कर सकते, क्योंकि बिग डाटा है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईटी की तरफ मूव कर रही हैं, बिग डाटा का साइज, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए इनका एनालिसिस भी अब हम ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कर पाए। उसके लिए क्या करते हैं, हम डाटा एनालिटिक्स को यूज करते हैं। बिग डाटा, बहुत ज्यादा डाटा है, डाटा एनालिटिक्स, उस डाटा को हमने एनालिसिस कैसे करना है उसका, अपने पर्पज को सामने रखते हुए। ये एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या? आईसीटी इंक्लूड्स एनी कम्युनिकेशन डिवाइस और एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल कह रहा है सेल फोन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकते हैं, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम भी हो सकता है। हर वो सिस्टम, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसके जरिए इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे, उसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे, ठीक है। आगे चल के बताता है, ऑडिटर भी आईसीटी को यूज करता है, बाजू का जूम मीटिंग करता है क्लाइंट के साथ, हो सकता है कि वो डिस्टेंट लोकेशन पे मौजूद है और जो क्लाइंट का स्टॉक काउंट कर रहा हो, डिजिटल लोकेशन में कैसे स्टॉक काउंट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से। ये भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है। तो आईसीटी क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना। साइबर सिक्योरिटी क्या है? अब देखें, ये आपका डाटा मौजूद है, इसका एनालिसिस भी कर रहे हैं, क्या इस सारे बिग डाटा को और इसकी बेस पे जो आपने एनालिसिस किया उसको सिक्योर करने की जरूरत है? कैसे कर सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी के जरिए से, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के टूल्स क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में? आगे चलने से पहले बताइए, आपका डाटा पड़ा हुआ, आप कैसे सिक्योर करेंगे? इनक्रिप्ट कर लेंगे, शाबाश, और पासवर्ड लगा लेंगे, शाबाश, और एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेंगे, बैकअप कर लेंगे, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी का कंसेप्ट, साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड कंट्रोल्स। ये सारे वो हमें रिस्क बता रहा है, ये आपने तसल्ली से पढ़ लेने हैं। वैसे पढ़ाने को मैं भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये इजी हैं, आप आसानी से इनको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आपने इससे पहले भी शायद 2-3 जगहों पे ये रिस्क, आईटी रिलेटेड रिस्क और कंट्रोल्स पढ़े होंगे। एग्जाम्पल के लिए मेलवेयर, मेलवेयर क्या होते हैं? मेलवेयर जी वायरस होते हैं, जैसे करते क्या, ये हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इनके लिए प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या है? यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है मालवेयर, ये टाइप्स ऑफ वायरस कह लें या रिस्क कह लें, यहां पे उसकी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करें, ये करता क्या है, ये आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है, सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को डैमेज करता है। एग्जाम्पल्स क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली अगर आप इनको रीड करना चाहें इनकी डिटेल, तो नेट पे जाके डिटेल सर्च कर सकते हैं। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या है? इन रिस्क को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इंस्टॉल एंड रेगुलरली अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक, सस्पिशियस लिंक जो है उनके ऊपर क्लिक नहीं करना, वरना ये इंस्टॉल हो जाएंगे मैलवेयर। अच्छा, अगर तो ये सिर्फ वायरस आ गया तो ये मैलवेयर कहलाता है। अगर वायरस आया, हमारी फाइल्स लॉक हो गई,
हमारा कंप्यूटर उसने इनक्रिप्ट कर लिया, हम अपनी ही फाइल्स को खुद रीड नहीं कर सकते। उसने मैसेज दे दिया कि भाईजान ये ईमेल है, अगर आप अपने कंप्यूटर की फाइल को दोबारा और रिकवर करना चाहते हैं, हमें 1 लाख रुपया इस एड्रेस पे, ये सॉरी एड्रेस कर रहा हूं, ये हमें डॉलर्स कोई रैंसम इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। फिर ये रैंसमवेयर कहलाता है। मेलवेयर और रैंसमवेयर में यही फर्क है। रैंसमवेयर में रैंसम यानी आपसे तावान भी मांगा जाता है। पासवर्ड थेफ्ट, पासवर्ड चोरी हो जाए, क्या कंट्रोल्स हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? पासवर्ड के साथ साथ आपके मोबाइल पे भी मैसेज है, वो आप कोड एंटर करें, फिर वो आपको एक्सेस अलाउ करें, ताकि अगर कोई आपका पासवर्ड गैस कर भी लेता है या हैक कर भी लेता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से वो आपके डाटा को एक्सेस ना कर पाए। ट्रैफिक, फिर इसके बाद ये सारी इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल उसने दिए। इसमें आपके लिए इन एग्जाम्पल को समझना और खास तौर पे इसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल या डिस्क्रिप्शन को याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रीड कर लें। रियल लाइफ एग्जाम्पल सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इनको आप टोटली स्किप करना चाहें फिर भी कर सकते हैं। असल चीज क्या है आपके लिए? हर रिस्क के साथ उसके कंट्रोल्स क्या है, स्ट्रेटजी क्या है या कंट्रोल्स क्या है इसको प्रिवेंट करने के लिए। आपको रिस्क पता होना चाहिए, कंट्रोल्स पता होना चाहिए। एग्जाम में किसी केस स्टडी में इनमें से किसी भी रिस्क की अगर वो एग्जांपल दे दे, आपसे पूछे सजेशन बताओ कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, तो आपको पता हो कि ये उसके कंट्रोल्स हैं। फिर है कॉमन स्ट्रेटजीज टू मैनेज साइबर रिस्क। ये ऊपर जो स्ट्रेटजीज थी ये भी स्ट्रेटजीज है, ये भी स्ट्रेटजीज है ना इन रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए। ये नीचे ये भी स्ट्रेटजीज है। फर्क क्या दोनों में? वो स्ट्रेटजी स्पेसिफिक टू रिस्क हैं, ये वाली स्ट्रेटजीज कॉमन है, यानी हर तरह के। ये आपको जनरली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन ये स्ट्रेटजीज या ये कंट्रोल बिल्ड करने चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये सारे कंट्रोल्स बिल्ड किए हुए हैं, इसका मतलब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी हाई है। और अगर इन ये कंट्रोल्स या इनमें से कोई 1-2 कंट्रोल्स आपने अप्लाई नहीं किए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब क्या है? साइबर सिक्योरिटी वीक है। बहुत सी कंपनी साइबर ऑडिट भी करवाती हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है ना, साइबर ऑडिट। ये क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। कि देखा जाता है ये सारे कंट्रोल जो आपको बताए गए हैं इंप्लीमेंट होने चाहिए, क्या ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट हुए हैं, ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और जहां पे वीक हो आपको रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए, जैसे इंटरनल कंट्रोल वीकनेस हम बताते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी वीकनेस में भी वीकनेस है अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में, वो भी कम्युनिकेट की जाती है। ऐसे ऑडिट को क्या कहते हैं? साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। कॉमन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए साइबर रिस्क को मैनेज करने के? रिस्क असेसमेंट, आप आइडेंटिफाई कीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं आपके डाटा को। इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर्स, उनको एड्रेस करने के लिए जो सिक्योरिटी मेजर्स ऊपर पड़े हैं वो, यानी देखें ऊपर कौन कौन से रिस्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट कीजिए। फिर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं इनको रेगुलरली अपडेट करें। ठीक है, अपडेट करें, इनके पैचेस बनाते जाएं। एक्सेस कंट्रोल्स रखें। एक्सेस कंट्रोल में फिजिकल एक्सेस कंट्रोल भी है, लॉजिकल, ये दोनों कंट्रोल्स पता है ना आपको। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हमारा जो साइबर रिसोर्सेज हैं इनके करीब अनऑथराइज्ड पर्सन की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के पासवर्ड वगैरह भी प्रोटेक्टेड होने चाहिए, पासवर्ड, ताकि हमारे डाटा को इनटेंजिबल रिसोर्सेज को भी कोई एक्सेस ना कर सके। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ एम्प्लॉइज, बैकएंड भी होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन वो एक्सेस कंट्रोल्स में नहीं आएगा। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको अवेयर करें कि ऑर्गेनाइजेशन में हर ईमेल जो लॉटरी वाली आए उस पर आपने क्लिक नहीं करना, बल्कि किसी पे क्लिक नहीं करना। साइबर ऑडिट्स एंड टेस्टिंग करवाते जाएं वक्तन फवक्तन, इससे पता चल जाएगा आपके साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स में कोई वीकनेस है तो सामने आ जाएगी। डिजास्टर रिकवरी प्लान, ये जो आप बैकअप की बात कर रहे थे वो है, बिल्कुल है साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल, लेकिन वो किस में आएगा? डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या है कि अगर कभी कोई साइबर अटैक हो भी जाए हमारी वेबसाइट पे, हमारे डाटा पे, हम उसको एज सून एज पॉसिबल रिकवर कर लें। और रिसेंटली रिसर्च ये बताती है कि अब जो पहले जमाने में जो साइबर अटैक्स हुआ करते थे ना, वो इंडिविजुअल्स पे हुआ करते थे, अब मोर देन 85% अटैक्स ऑर्गेनाइजेशंस पे होते हैं। रीजन पता क्या है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रेपुटेशन को बचाने, उनका डाटा ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, उनका डाटा ज्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे किसी बैंक का डाटा जो है, तो हैकर्स उनके डाटाबेस पे ज्यादा अटैक करते हैं। तो डिजास्टर रिकवरी प्लान का मतलब क्या है कि आपका ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर कभी हैकर कोई हैक कर भी ले आपके डाटा, आप उसको क्विकली रिकवर कर सके। डाटा बैकअप एंड रिकवरी, आपका डाटा भी इसको पीरियडिकली बैकअप करते रहें, ताकि जब जरूरत पड़े, डाटा लॉस हो, कोई रैंसमवेयर आ गया, उसने लॉक कर दिया आपकी फाइल्स को, तो आपको उसको, अगर डाटा बैकअप किया हुआ है, उसको कोई रैंसम देने की जरूरत, पे करने की जरूरत नहीं है। क्या करें? रिकवरी करें। स्ट्रेटजी क्लियर? ये कॉमन स्ट्रेटजी थी। क्या आपको अब टाइप ऑफ रिस्क रीड कर लेंगे घर जा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये स्ट्रेटजीज भी मैंने आपको बता दी। फिर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स,
साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट करने के लिए आप कौन से एलिमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, यानी जैसे जिसे यूं कहना चाहिए स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑडिट का कंसेप्ट समझ आ गया आपको क्या, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की गई है उसकी वेरिफिकेशन करना, चेकिंग करना, उसमें वीकनेस। आप उस साइबर सिक्योरिटी ऑडिट में कौन कौन सी चीजों को कवर करेंगे, किस किस चीज को वेरीफाई करेंगे, कौन कौन सा एलिमेंट कवर करेंगे, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं। अगर आपसे कहा जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी ऑडिट में किन एक्टिविटीज को कवर करेंगे, तो आपने क्या बताना है, ये सारी एक्टिविटीज, ठीक है। वो रिस्क के स्पेसिफिक वाले एक्टिविटीज नहीं बतानी, वो कंट्रोल्स नहीं बताने, क्योंकि वो स्पेसिफिक टू रिस्क है, ये जनरल वाली बतानी। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट इन चीजों, इन एक्टिविटीज को इंश्योर करने का नाम है। बेनिफिट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कह रहा है जनरल कंसेप्ट है। जनरल कंसेप्ट का मतलब क्या है, बेनिफिट अपनी तरफ से बना के लिख दे। साइबर सिक्योरिटी के क्या बेनिफिट्स हैं, वायरस वगैरह जो है उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रैंसम से बच सकते हैं आप, ठीक है। ऑपरेशंस कंटिन्यूटी के साथ इंश्योर किए जा सकते हैं, अगर डिजास्टर होता है रिकवरी की जा सकती है डाटा की, वगैरह वगैरह। ऑर्गेनाइजेशन के जो रेपुटेशन है वो बिल्ड होती है, क्योंकि अगर आपको पता चले आपका जो डेबिट कार्ड का सारा डाटा, पासवर्ड वगैरह वो लीक हो चुका है आपके बैंक की डाटाबेस से, क्या पैसे बैंक के बारे में आपका पॉजिटिव इमेज होगा? नहीं होगा, आप तो परेशान होंगे, हाँ पैसे नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल। तो ये इसीलिए ये जो लीक होते हैं जब भी डाटा या सिक्योरिटी ब्रीच होती है, सबसे ज्यादा जो एसेट एट रिस्क होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन। यूज ऑफ आईसीटी बाय ऑडिटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या सिर्फ मैनेजमेंट ही यूज करती है कि ऑडिटर भी यूज करता है? ऑडिटर भी यूज करता है। कह रहे एग्जांपल सुन लीजिए, ये ऑडिट में कैसे यूज करते हैं, टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड मिटिगेटिंग कंट्रोल्स। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल्स को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। एग्जांपल्स क्या है, मीटिंग्स। ऑडिटर ने जब मीटिंग करनी होती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के जरिए, जिसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है, डाटा भी शेयर होता है, वो मीटिंग्स क्या है, यानी जूम मीटिंग, क्या ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एग्जांपल नहीं है? और एग्जांपल क्या है, ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड बाय मींस ऑफ रिमोट एक्सेस, ठीक है, रिमोट एक्सेस है। फॉर एग्जांपल वो दूसरी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया में बैठी है टीम और डॉक्यूमेंट शेयर कर रही है, ठीक है, वो भी डॉक्यूमेंट शेयरिंग है। यहां पे पार्टनर लाहौर ऑफिस में बैठ के उनको रिव्यू कर रहा है, सिस्टम के एक्सेस बिल्कुल ले रहा है। और बाजू का तो डॉक्यूमेंट्स भी शेयरिंग होती है, तो यह कि स्कैन कॉपी भिजवा दी जाए, एक उधर अपने फोल्डर में रख लेते हैं, यहां से पार्टनर एक्सेस कर सकता है। अब इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जिसमें डॉक्यूमेंट्स डाटा शेयर हो रहा है, इसका सिक्योर होना कितना जरूरी है। रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस बाय मींस ऑफ स्टिल वीडियोस, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग, पिक्चर्स वगैरह के जरिए से या वीडियोस के जरिए से भी एविडेंस ऑब्टेन किया जा सकता है, जैसे स्टॉक काउंट का एविडेंस। प्रोवाइडिंग विजुअल ऑडियो एक्सेस टू रिमोट और पोटेंशियली हैजर्डस लोकेशंस, ऐसी लोकेशन जिनमें खतरा ज्यादा है, वहां पे फिजिकली खुद नहीं जा सकते, रिमोट एक्सेस के जरिए से वहां इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाएगी, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए से, जैसे ड्रोन कैमरा के जरिए से। ये कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा है जिनमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज कौन करेगा, ऑडिटर। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने का ऑडिटर को फायदा क्या है, रिमोट ऑडिटिंग हो जाती है, डिस्टेंट लोकेशन पे बैठ के डाटा एनालिसिस किया जा सकता है, डिटेल रियल टाइम मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स हैं डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने, स्टोर करने, कॉस्ट रिडक्शन। यानी इन शॉर्ट सिंपली आपको ये बता रहा है आईटी के बेनिफिट्स क्या है यूज करने के। अगर आप इस कंसेप्ट को सिंपल बनाना चाहते हैं ना, तो यूं समझिए आईसीटी लग रहा है कि कोई नई टर्म है, हालांकि ये सिंपल यूज ऑफ आईटी इन ऑडिटिंग है, जिसे आपको कैफ लेवल पे कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करना है ऑडिट प्रोसीजर में, कंसेप्ट वही है। लिमिटेशंस क्या है, डिपेंडेंस ऑन आईटी टेक्नोलॉजीज, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंट्रोल्स, डाटा शेयर हो सकता है, ब्रीच हो सकता है, सिक्योरिटीज, कॉस्ट ज्यादा होगी, ट्रेनिंग एंड स्किल रिक्वायर्ड है, डाटा ओवरलोड, हैवी अमाउंट में डाटा होगा आपके पास, जिससे आपका उसको मैनेज करना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना मुश्किल हो सकता है। यूज ऑफ डाटा एनालिटिक्स बाय ऑडिटर। डाटा एनालिटिक्स क्या है, डाटा एनालिटिक्स आजकल के ऑडिटर्स के लिए अहम क्यों है ये टेक्निक, क्योंकि अब डाटा बिग फॉर्म में अवेलेबल है। बिग डाटा होने की वजह से डाटा एनालिटिक्स स्किल्स भी हमारे पास होनी चाहिए कि हमने उस बिग डाटा को हैंडल कैसे करना है। डाटा एनालिटिक्स इज द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर टू एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। यानी इसमें डाटा एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, किस लिए, लार्ज वॉल्यूम डाटा को एनालाइज करने के लिए। किस लिए, एनालिसिस करके क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम, पैटर्न और कोरिलेशंस। एग्जांपल्स क्या है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव फॉरकास्ट फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रेंड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा,
विच कैन हेल्प इन इवैल्यूएटिंग रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट एस्टिमेट्स एंड एक्सपेक्टेशन। मैनेजमेंट की जो भी एस्टिमेट और एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर से रिलेटेड, सर नेक्स्ट ईयर में हमारी प्रोविजनिंग ये होगी, हमारी डेप्रिसिएशन ये होगी, तो पास्ट पिछले कई सालों के डाटा की मदद से हिस्टोरिकल ट्रेंड बनाया जा सकता है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स को इंक्लूड किया जा सकता है। उसके बाद अंदाजा होगा कि नेक्स्ट ईयर में जैसे वो होता है ना एक कोरिलेशन बना के नेक्स्ट ईयर की अमाउंट प्रिडिक्ट करना, वो है प्रिडिक्टिव डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग किसे कहते हैं? डाटा माइनिंग का मतलब है यूज डाटा माइन टू आइडेंटिफाई पैटर्न नॉर्मली इन लार्ज डाटाबेस। डाटा माइनिंग का मतलब डाटा को डिटेल में चेक करना, टेस्टिंग करना उसकी। जैसे अभी हमने ऊपर कहा ना कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न और कोरिलेशन। ये पैटर्न कोरिलेशन ये नॉर्मली इरेगुलरिटी डाटा के अंदर ये आइडेंटिफाई होती है डाटा माइनिंग से। डाटा माइनिंग का मतलब है डाटा का डिफरेंट फिल्टर्स लगा के एनालिसिस करना। IDA use data mining to identify patterns are normally in large database. For example, it can be used to identify unusual transaction that may indicate fraud. Data mining के साथ एक और कंसेप्ट है टेक्स्ट माइनिंग। दोनों का कंसेप्ट सेम है। डाटा माइनिंग और टेक्स्ट माइनिंग दोनों में क्या होता है, बहुत लार्ज वॉल्यूम में डाटा है, आपने उसमें अनयूजुअल आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे वो होते हैं ना कि ऑड मैन आउट, ऑड ऑप्शन, बहुत सी ऑप्शन होती है उसमें, ऑड ऑप्शन आउट, तो हमें उनमें से ऑड ऑप्शंस को फाइंड आउट करते हुए देखना पड़ता था, फर्क तलाश करें, फर्क तलाश करना पड़ता हमारे लिए। हम शायद वो फर्क दो तस्वीरों में फर्क तलाश करना ना हमें शायद आधा घंटा लग जाए, लेकिन ये जो डाटा माइनिंग डाटा टेक्स्ट का कंसेप्ट है, ये टेक्स्ट माइनिंग का, ये क्या करते हैं, विद इन सेकेंड्स कंप्लीट लार्ज वॉल्यूम डाटा का एनालिसिस करके उसमें जो ऑड अमाउंट्स होती हैं उनको फिल्टर आउट कर देते हैं। डाटा माइनिंग आपके फाइनेंशियल फिगर्स को सॉर्ट आउट करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, और टेक्स्ट माइनिंग आपके डिस्क्लोजर्स में। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा एक सेंटेंस लिखा हुआ, फर्ज कीजिए ये नोट्स है आपके सामने, अगर मैं आपसे कहूं इन नोट्स में कोई इनकंसिस्टेंसी है तो बताइए, कि एक जगह पे मैंने एक कंसेप्ट कोई और बताया हो और वही कंसेप्ट किसी दूसरी जगह कुछ और बताया हो, क्या आप उसको तलाश कर सकते हैं? उसको तलाश करने के लिए अगर फर्ज ये तो है 4-5 सफ़ों के नोट्स होते हैं ना, अगर 100 सफ़ों के नोट्स हो तलाश करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप 60वें 70वें सफ़े पर पहुंचेंगे शुरू का कंसेप्ट आपके जहन से निकल चुका होगा। लेकिन अगर यही आप टेक्स्ट माइनिंग करते हैं तो आपको विद इन सेकंड जितना मर्जी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, कहीं पे भी इनकंसिस्टेंसी होगी सामने आ जाएगी। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे डिस्क्लोजर में इनकंसिस्टेंसी है वो हमारे सामने आ जाती है। इसका ये फायदा होता है टेक्स्ट माइनिंग का। और डाटा माइनिंग में यही कंसेप्ट करता है। फर्क क्या है, ये फाइनेंशियल डाटा के लिए है, ये नॉन फाइनेंशियल डाटा यानी डिस्क्लोजर में इनकंसिस्टेंसी ढूंढता है। ये अमाउंट्स में इनकंसिस्टेंसी ढूंढेगा डाटा माइनिंग, और टेक्स्ट माइनिंग क्या करेगा, डिस्क्लोजर्स में इनकंसिस्टेंसी ढूंढेगा। है काम की चीज का नहीं। विजुअल एनालिटिक्स क्या करते हैं, आपके डाटा को एक विजुअल शेप देके आपके सामने रख देते हैं, जैसे ग्राफ वगैरह की शक्ल में। डिफरेंट डैशबोर्ड होते हैं ना, समरी तैयार करके डायग्राम की शक्ल में आपके सामने आ जाए, यह है विजुअल एनालिटिक्स। अब इस डाटा को यूज करने की लिमिटेशंस क्या है, डाटा एनालिटिक्स की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस तकरीबन वही है जो हमने आईसीटी की लिमिटेशंस पढ़े। क्या डाटा क्वालिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर आप अच्छा डाटा एनालिसिस परफॉर्म, भाई डाटा एनालिटिक्स किस पे परफॉर्म होगी, डाटा पे। अगर डाटा ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्या आप एनालिटिक्स गुड परफॉर्म कर सकेंगे? गुड रिजल्ट कभी नहीं ले सकेंगे। कॉस्ट, हैवी कॉस्ट है, खासतौर पे आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, हार्डवेयर खरीदने के लिए। डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जब आपको डाटा ज्यादा लोगों के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना, उसकी प्राइवेसी इंश्योर करना मुश्किल होता जाता है, जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे ज्यादा। ओवर रिलायंस, फाइनेंशियल, जब आप डाटा एनालिटिक्स करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर के ऊपर ओवर रिलाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है कि ओवर रिलाई कर रहे हो और अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को अंडररेट कर रहे हो, साइड पे रख रहे हो। यह है डाटा। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। इस टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया, ये टॉपिक किससे रिलेट कर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जो हमें, जिसने हमें क्या बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं उन्हें क्या रिस्क फेस करना पड़ सकते हैं, और उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए कंट्रोल्स क्या हैं, स्पेसिफिक कंट्रोल्स क्या है, रिस्क स्पेसिफिक, और जनरल स्ट्रेटेजीज या जनरल कंट्रोल्स क्या है। फिर इसके बाद हम मूव कर गए ऑडिटर के ऊपर, कि ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकता है, इसकी एग्जांपल्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और खास तौर पे डाटा एनालिटिक्स को हमने डिस्कस किया कि डाटा एनालिटिक्स कैसे ऑडिटर के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। क्लियर। अब इसका भी एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। अच्छा, वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे इख्तलाफ है, वो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, और आपने मुझे, वो क्वेश्चन ठीक था, उसमें सिर्फ 1-2 प्रोसीजर हमने एडिशनली हमारे ख्याल में रेलिवेंट थे जिसका उसने जिक्र नहीं किया था। इसमें मुझे एक बड़ा इख्तलाफ है। क्वेश्चन ये भी पास पेपर का है, क्या है, कह रहा है यू आर द ऑडिट मैनेजर एट मूसा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ बीटा बैंक लिमिटेड।
While planning the audit for the year ending 31st December 2020, you come across a news published in a national newspaper that BBL has suffered a cyber attack. साइबर समझ आ गया? साइबर अटैक से आपको ये किस टॉपिक का क्वेश्चन? ये किसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, किसका? आईसीटी का क्वेश्चन है, शाबाश। विच हैज रिजल्टेड इन थेफ्ट ऑफ डिपॉजिटर्स कॉन्फिडेंशियल डाटा, तो डिपॉजिटर्स का डेबिट कार्ड की डिटेल, उनका पासवर्ड सारा उसने चोरी कर लिया है करने। रिक्वायर डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन यू शुड प्लान इन रिस्पॉन्स टू साइबर अटैक। क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए आपका, बताइए क्या करेंगे इस सिचुएशन में? जिस बैंक ऑडिट करने के लिए गए थे, पता चला साइबर अटैक, सारा डाटा चोरी हो गया। क्या कस्टमर के डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो गई होंगी जिसने चोरी किया है? जब तक पता चला होगा 2-3 घंटों के अंदर अरबों की ट्रांजैक्शन हो सकता है हो गई हो। कस्टमर किसके ऊपर केस करेंगे? बैंक। तो सबसे बड़ा जो एरिया फोकस करना है आपने एक, वो क्या है? प्रोविजन, लिटिगेशन, लीगल केसेस। उसने इसमें कोई मेरा हाल है 40% के करीब जो क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन किया ना, बल्कि 50% के करीब डिस्कशन जो की है वो लिटिगेशन के इर्द गिर्द की है। कि हम देखेंगे कस्टमर्स ने कौन से लीगल केसेस फाइल किए हैं, लॉयर को एंगेज करेंगे, उससे पूछेंगे आउटकम क्या है, ईयर एंड के बाद कितनी पेमेंट्स की सेटलमेंट हुई है, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे उनका क्या इरादा है। ठीक है, ये सारा उसने लिटिगेशन की तरफ। इसके अलावा लीगल केसेस या लिटिगेशन के अलावा किसी और एरिया के ऊपर फोकस करना चाहिए। बैंक ने उसको कवर अप करने के लिए आगे क्या एक्शन? अच्छा, उसने एक ना गोइंग कंसर्न की भी बात की है इंटरेस्टिंगली। क्या आप समझते हैं कि इससे गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो सकता है? इस इवेंट से कैसे हो सकता है? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया, वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाएंगे जिनका नुकसान हो गया हो। अच्छा, फिर इसके बाद उसने एक रिस्क ऑफ फ्रॉड की बात भी की है। किस इंफॉर्मेशन से भला? उसने कहा हमें ये बात न्यूज़पेपर से पता चली है, हमें ये बात मैनेजमेंट ने नहीं बताई, और अगर मैनेजमेंट ने इंटेंशनली ये बात नहीं बताई, इसका मतलब क्या है? रिस्क ऑफ फ्रॉड है। हो सकता है मैनेजमेंट हमसे जानबूझ के बात छुपा रही हो। तो गोइंग कंसर्न की बात हो गई, फ्रॉड की बात होगी, लिटिगेशन की सबसे ज्यादा बात होगी, 4-5 प्रोसीजर। मेरे ख्याल में जो बात होनी चाहिए थी और इससे नहीं की, वो क्या है? गैस करें। प्रोविजन रिकॉर्ड कर, वो उसने क्लेम्स में डिस्कस कर दिया कि लीगल क्लेम्स की प्रोविजन रिकॉर्ड होगी। ये सारी डिस्कशन वो हमारे रूटीन के ऑडिट प्रोसीजर की तरफ लेके गया है। हालांकि ये क्वेश्चन साइबर अटैक का है। क्या इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए थी कि हमें वैल्यूएट करना चाहिए क्या क्लाइंट ने एप्रोप्रिएट स्पेसिफिक कंट्रोल्स बिल्ड किए थे? या साइबर सिक्योरिटी ऑडिट की बात करें, क्या क्लाइंट पीरियडिकली साइबर सिक्योरिटी ऑडिट पहले करवा रहा था या अब करवा रहा है? उसकी कुछ रिपोर्ट अवेलेबल है? उनके ऊपर डायरेक्टर्स ने एक्शन लिए कि नहीं लिए? आईटी से रिलेटेड उसने कोर्स ऑफ एक्शन में ब्रायन नाम डिस्कशन किया है। हालांकि उसके ऊपर भी कोई 20-25% के करीब आपकी टोटल जो सोल्यूशन है उस कंसेप्ट के ऊपर भी बेस होना चाहिए था। क्लियर? तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आ गई कि आपने इसको किस तरीके से डिस्कस करना और लेके चलना है। आईटी एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, रूटीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंपैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। जो उसने डिस्कशन किया है वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिस्कशन बिल्कुल ठीक किया उसने जो सोल्यूशन में किया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी का एलिमेंट भी इंक्लूड करना चाहिए था सोल्यूशन में, जो उसने सफिशिएंटली डिस्कस नहीं किया। डन जी। ये थे हमारे आज के लेक्चर के लिए 2 टॉपिक्स। कौन से 2 टॉपिक्स हमने पढ़े आज? एक ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट का और एक आईसीटी सिक्योरिटी का। दोनों का हमने पास पेपर का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, मजीद इस टॉपिक के क्वेश्चन मेरी नजर से नहीं गुजरे, अगर कोई होंगे मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें? नहीं, चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। कल उम्मीद है कि क्लास हमारी होगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 क्लासेज मैं इसी वीक में इनको निपटाना चाह रहा हूँ, बल्कि कोशिश करूँ अगले 1-2 दिन में हो जाए। लेकिन मैं जो रिवाइज स्टैंडर्ड है 4400 इसको पूरा एक दफा पढ़ रहा हूँ, तो उम्मीद है कल तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हो गया तो कल हम क्लास रखेंगे, वरना फिर क्लास कल नहीं परसों होगी। लेकिन इन एनी केस इस वीक में हमारी 3 क्लासेस, मैंने कहा था ना 1 क्लास होगी, 2 क्लासेस बाकी रह गई, इसी वीक में हो जाएंगी। इस वीक से अगले वीक इंशाल्लाह मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, कोशिश होगी कल हो जाए। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे मैसेज का इंतजार करना है। अगर मैसेज ना आया ना कि क्लास होगी, तो इसका मतलब है क्लास नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूं क्लास है या नहीं है। इन एनी केस दोनों केसेस में व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूं, आपने ग्रुप देख लिया। लेकिन अगर मैसेज ना आए तो इसका मतलब ये समझिएगा क्लास नहीं है। ठीक है, क्लास नहीं है, क्योंकि बाज़ बात ऐसा होता है वो सूफियत में मैं भूल जाता हूँ। क्लास होगी तो मैं आपको कंफर्म करूँ, वरना परसों इंशाल्लाह कंफर्म क्लास होगी। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।